हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेकंड बाय सोनी पर। आज है नया चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पिछला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट हम ख़त्म कर चुके हैं, उसमें अच्छे खासे हम लोग न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसका लेक्चर 1 है। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? सबसे पहले तो हम करेंगे बेसिक क्लियर, जो भी इसके बेसिक्स हैं। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कवर किया जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बेसिक की ओर बढ़ूँ, हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है? मोशन किसे कहते हैं? तो मोशन की डेफिनेशन आपको 9 से ही पता होगी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी किस में है? रेस्ट में है। बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम और एक एग्जांपल लेकर के हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक बाइक है, हम बाइक ले लेते हैं। सपोज करिए ये बाइक ही हम बना देते हैं, ठीक ना। ये लाइन जो है बाइक शो कर रही है। इस बाइक पर 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। ये ए है और ये बी है, और ये जो बाइक है इधर की तरफ चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है बाइक। ठीक है, ये चली गई 20 किलोमीटर आगे। सपोज करिए 20 किलोमीटर आगे यहाँ तक पहुँची। तो हमें ये बताइए कि क्या ए और बी मोशन में होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, बाइक चल रही 50 किलोमीटर पर आवर से, बाइक पर ही बैठे हैं ए और बी। तो क्या ए और बी मोशन में होंगे या नहीं होंगे? ठीक, तो इस चीज़ के लिए हम लोग डिफिनेशन पर आते हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हो रहा है तो हम कहेंगे मोशन है। अब ज़रा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा आप लोग। जब बाइक चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ए भी आगे जा रहा होगा, बी भी आगे जा रहा होगा, बाइक भी आगे जा रही होगी। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या बी की पोजीशन चेंज हुई? नहीं, क्योंकि बाइक पर ही था। क्या बाइक की पोजीशन चेंज हुई? नहीं, यानी बाइक भी इनके साथ ही थी। यानी ए के रिस्पेक्ट में बी और बाइक जो है वो दोनों किस में है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह बी के रिस्पेक्ट में देखिए, ए और बाइक क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि इनकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, चाहे बाइक चाहे कहीं चली जाए। बाइक के रिस्पेक्ट में भी देखिए, ए और बी का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होंगे? रेस्ट में ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं एक एक के रिस्पेक्ट में कि विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए कौन कौन रेस्ट में होंगे आपके? बी एंड बाइक एट रेस्ट। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू बी कौन कौन से रेस्ट में होंगे? ए एंड बाइक एट रेस्ट, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इनके रिस्पेक्ट में। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू बाइक ए एंड बी क्या होंगे? रेस्ट में होंगे, एट रेस्ट। आई बात समझ में? क्यों रेस्ट में होंगे? क्योंकि इनकी पोजीशन इनके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ग्राउंड पर आदमी है, ठीक ना, कोई ग्राउंड पर आदमी, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक आदमी और, ठीक है, ये सी है सपोज करिए। तो सी के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू सी तीनों के तीनों, ए हो, बी हो, बाइक हो, सभी के सभी किस में होंगे? मोशन में होंगे। यानी कि ए, बी एंड बाइक इन मोशन, किस में होंगे? मोशन में होंगे। आई बात समझ में? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी बॉडी मोशन में या रेस्ट में तब कही जाएगी जब किस रेफरेंस फ्रेम से, किस पॉइंट से हम देख रहे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि एक साथ एक बॉडी मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम उसको देख कहाँ से रहे हैं, किस फ्रेम से देख रहे हैं। और जिस पॉइंट या जिस फ्रेम से देखा जाता है उसको कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको भी हम लिख लेते हैं। आइए, पहली बात की हम लिखेंगे कि एनी बॉडी कैन बी सेड इन रेस्ट and in motion
एट सेम टाइम, ठीक है। ले ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कि एक बॉडी एक ही साथ मोशन में भी हो सकती है, रेस्ट में भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ आप समझिएगा, जो रेस्ट और मोशन में है, जो रेस्ट और मोशन है, इसका मतलब हमें ये पता चला कि जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म है, यानी कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। किसी से रिलेट करके ही हम जान पाएंगे कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। जब तक हम किसी से रिलेट नहीं करेंगे, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, तब तक हम बता नहीं सकते कि आखिर में बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। अब जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम दोबारा से इसको लाएंगे कहाँ पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम दोबारा से इसको लाएंगे कि क्या होता है वहाँ पर, और अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे, जहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, ठीक है ना, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स का एक सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक्स वाई जेड का एक सिस्टम होता है, जो किसी भी बॉडी के पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को बताने का काम करता है, ठीक है ना। तो हम इसकी डिफिनेशन आइए लिख लेते हैं। क्या है ये, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस which define the position of a particle, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ये आपका या तो 2 डायमेंशनल एक्सिस हो सकता है या तो 3 डायमेंशनल एक्सिस हो सकता है, ठीक। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं आइदर इट कैन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल एक्सिस, ठीक है। यानी कि ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। कितने टाइप्स के होते हैं, इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, तो पहला है आपका इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ऐसे फ्रेम में हो जो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, ठीक है। यानी हम ऑब्जेक्ट को ऐसे फ्रेम पर बैठा दें जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो या रेस्ट में हो, तो हम उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। जैसे ग्राउंड पर अगर आदमी है, तो ग्राउंड पर जब आदमी होता है तो ग्राउंड क्या होता है, रेस्ट पर होता है, तो इसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम है। अगर एक हम ऑब्जेक्ट पर बैठा दे रहे हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। यानी कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस which is either at rest or moving with a constant velocity, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, रेस्ट में हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, तो उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इसी को कहा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम भी। इसी को क्या कहते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम भी इसको कहा जाता है। दूसरा जो फ्रेम है आपका वह है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा कि
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो या तो रेस्ट में होगा या तो मूविंग होगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम होगा, ठीक है ना। मूविंग होगा लेकिन कैसे, एक्सेलरेटेड होगा। अगर हम ऑब्जर्वर को एक्सेलरेटेड फ्रेम पर बैठा दें तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो आपका हो जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको, एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेटिंग frame of reference is called a non-inertial frame, non-inertial frame, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो किस पर होगा, एक्सेलरेटेड मूविंग फ्रेम, एक्सेलरेटेड मूविंग फ्रेम पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ़ ऑब्जर्वर is seat on accelerated moving frame, accelerated moving frame, then frame is called a non-inertial frame, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट किस पर बैठ जाए, किस पर बैठ जाए, एक्सेलरेटेड मूविंग फ्रेम पर बैठ जाए तो जो रेफरेंस फ्रेम होगा वो आपका होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, ठीक है। आइए अब क्लासिफाई करते हैं किसको, मोशन को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब मोशन को क्लासिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, एक्सिस के बेसिस पे, कि आखिर कितने एक्सिस में पार्टिकल मोशन कर रहा है। अगर एक एक्सिस में करेगा यानी एक ही एक्सिस से उसकी पोजीशन डिफाइन हो जाएगी तो हम कहेंगे 1D मोशन यानी 1 डायमेंशनल मोशन। अगर दो एक्सिस से लगेंगे उसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए तो वो हो जाएगा 2D मोशन यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन। अगर तीनों के तीनों एक्सिस यूज हो रही है उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, शो करने के लिए, तो वो मोशन हो जाएगा 3D मोशन यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन। एक एक करके पहले हम बात करते हैं 1D मोशन की यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं 1D मोशन, ठीक है। 1D मोशन क्या होता है, जिसकी पोजीशन एक ही एक्सिस से शो हो जाए, ठीक है। इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, 1D मोशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, देखिए किसी भी स्ट्रेट ट्रैक पे कोई भी बॉडी मोशन करेगी तो वो सब मोशन किस में आएगा, 1D मोशन में आएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर लिख लें तो अ बॉय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई लड़का स्ट्रेट लाइन पर अगर दौड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1D मोशन में आएगा, ठीक ना। कभी भी अ फ्रीली फॉल बॉडी, ये भी क्या होगी आपकी 1D मोशन में ही आएगा। अगर आप ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं वर्टिकली या ऊपर से छोड़ रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली, ठीक है, तो वो जो मोशन होगा वो भी किस में आएगा, 1D मोशन में ही आएगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वह है 2D मोशन यानी 2 डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में 2D मोशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये 2D मोशन क्या होगा, जिसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, शो करने के लिए हमें 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़े, 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़े, उसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। यानी कि इफ़ 2 कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू स्पेसिफाई the position of the object, the position of the object, तो आपको वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि अगर वो जो ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, अगर किसी प्लेन में मोशन कर रहा है, वो प्लेन मतलब जैसे
एक्स वाई प्लेन आपका, या वाई जेड प्लेन, या जेड एक्स प्लेन, किसी भी प्लेन में अगर वो मोशन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, 2D मोशन, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, आइए इसके एग्जांपल भी ठीक है। ठीक, एक सैटेलाइट जो है जो रिवॉल्व कर रही है, किसके, रिवॉल्व अराउंड अर्थ, अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करेगी सैटेलाइट, वो भी क्या है, 2D मोशन है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है, और सर्कुलर मोशन आपका क्या है, सर्कुलर मोशन आपका क्या है, 2D मोशन है। इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपका क्या है, 2D मोशन है। यानी इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़ने वाले हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन किस में, 2D मोशन में, जो कि इस चैप्टर नहीं, अगला चैप्टर आएगा, मोशन इन प्लेन आएगा, ठीक है। उसमें हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे और प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी जहाँ पर भी 2 एक्सिस इन्वॉल्व होगी वहाँ पर आपका 2D मोशन होगा, जहाँ पर एक ही एक्सिस इन्वॉल्व होगी वहाँ पर 1D मोशन होगा, और जहाँ पर 3 डायमेंशन यानी तीनों एक्सिस इन्वॉल्व हो जाएगी वो आपका होगा 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है 3D मोशन, यानी 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D मोशन भी कहते हैं, 3D मोशन। अब ये 3D मोशन क्या होता है, आप डेफिनेशन समझ ही गए होंगे कि अभी तक कैसे डेफिनेशन बोल रही है। इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, वो 3D मोशन होगा, ठीक है। या अगर ऑब्जेक्ट जो है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन XYZ रीजन, यानी कि अगर तीनों रीजन में, XYZ रीजन में भी अगर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट 3D मोशन कर रहा है। आइए बात सुन, अब समझिए इस बात को। अगर एक पार्टिकल है, एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, जब तक स्ट्रेट पाथ है तब तक 1D मोशन, जैसे ही अगर वो मुड़ा क्या हो जाएगा, 2D मोशन, ठीक है। अगर ऊपर या नीचे गया, ऊपर या नीचे गया, ऊपर या नीचे गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3D मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 3D मोशन की बात करें तो जितने भी बर्ड्स हैं, ठीक, मॉस्किटोज हैं, उनके जो मोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, 3D मोशन में। तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सारे डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो उनके जो मोशंस होंगे वो क्या होंगे, 3D मोशंस होंगे। तो मोशंस को हमने 3 पार्ट में 3 तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। एक आपका 3D मोशन, 2D मोशन और ये 1D मोशन है। हमारा जो ये चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1D मोशन के बारे में ही है, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में है, जिसको हम लोग कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आइए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पहला जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, और एक तरफ इसी से मिलती जुलती टॉपिक जो कि है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहा है और हमें पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी डिस्टेंस ये चला, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये पाथ है, इसकी जो ये पाथ है उसकी हम लेंथ मेजर कर लेंगे। जो इसकी पाथ की लेंथ आएगी, पाथ की जो लेंथ आएगी वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पाथ पे, अगर ऐसा पाथ है तो इस पाथ की पूरी लेंथ मेजर करेंगे, तो इस पूरी लेंथ को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है ना। कैसा भी पाथ हो, जैसा भी पाथ होगा उस पाथ की हमें पूरी की पूरी क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है, वो आपका होगा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना, पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन की मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम डिस्टेंस, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ path covered by the object, covered by the object in a given time interval, ठीक
ठीक है। एक गिवन टाइम इंटरवल में जितनी भी पाथ की लेंथ कवर करेगा वो, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब हम वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहीं पर हमने आपको बता दिया था कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। जब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है तो यह नेगेटिव भी नहीं हो सकती, कांट भी नेगेटिव। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। जो इसकी यूनिट होती है क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है। एक और चीज़ आप समझिएगा कि यह केवल और केवल एडिटिव नेचर का होता है, यानी डिस्टेंस केवल ऐड होती जाएगी। किधर भी आप ऊपर नीचे या आगे पीछे इधर उधर किधर भी जाइए, डिस्टेंस हमेशा क्या होती जाएगी, ऐड ही होती जाएगी, क्योंकि इसका नेचर एडिटिव होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट द चेंज ऑफ या द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसकी पोजीशन चेंज है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन आप जानते ही हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। ठीक है ना, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर ही होती है। देखिए डिस्टेंस आपका नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो ये रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। हम अब दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बात कर लेते हैं उसके बारे में। ठीक है। देखिए, तो हेडिंग डाल लेते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो हमेशा या तो कम होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। ठीक ना, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी भी, बट नेवर, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किसके, डिस्टेंस से। आई बात समझ में, होगा तो होगा, छोटा ही होगा। आई बात समझ में। अच्छा, अगर बड़ा है, सॉरी छोटा है तो हर बहुत सारे केस में छोटा है, लेकिन बराबर किस केस में होगा, तो एकमात्र एक ही केस है जिस केस में वो क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है, और वो है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ along एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका डिस्टेंस के बराबर होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, विदाउट टर्न बैकवर्ड। ठीक ना, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और वापस से इस तरह जाते जाते मुड़ जाएगा वापस, नहीं। ये भी स्ट्रेट पाथ है लेकिन मुड़ जाएगा, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक ना, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब बराबर होगा, जब स्ट्रेट पाथ पर होगा और किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर यहाँ पर दिख रहा है आपको कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का ये रिलेशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या तो बराबर हो सकता है, तो यहाँ से रेशियो का क्वेश्चन बनता है अच्छा सा, जो पूछा जाता है कई बार, क्या कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लूँगा तो उसका रेशियो किसके बराबर होगा, तो उसका रेशियो हमेशा एक से छोटा होगा या तो बराबर होगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, इसलिए जो रेशियो वो भी एक से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर यही डिस्टेंस को अगर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, डिस्टेंस को अगर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नीचे कर दे रहा हूँ, तो जो रेशियो है वो हमेशा या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे, एक के। क्यों, क्योंकि इस बार डिस्टेंस बड़ा होता है, और ऊपर जब बड़ा होगा तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, बड़ा आएगा आपका। ठीक ना, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है
अगर मूविंग ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ तो डिस्टेंस उसका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कांट बी जीरो, कांट बी जीरो। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन डिस्प्लेसमेंट कैन यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपका डिफरेंस भी हो गया। आइए अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड walks 50 meter towards north, then he turns toward east and walks 40 meter and then reaches to his office after moving 20 meter towards south. Find total distance and displacement। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एक आदमी है जो घर से 50 मीटर नॉर्थ की ओर चला। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के लिए पहले हम आपको डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। देखिए, जो नॉर्थ और साउथ लिया जाता है, इधर लिया जाता है आपका ईस्ट, इधर लिया जाता है वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है ना? अगर इसके बीच की अगर बात होगी, यानी कि सपोज करिए अगर इधर की बात होगी, इधर की भी बात हो सकती है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इसके बीच में जो आएगा डायरेक्शन वो या ईस्ट नॉर्थ होगा, या तो आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है ना? इसमें जो आएगा वो ईस्ट साउथ होगा, या इसी को आप साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं। इसमें जो डायरेक्शन आएगा वो वेस्ट साउथ होगा, या इसी को आप साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं। इधर जो डायरेक्शन आएगा वो आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, या इसी को आप वेस्ट वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन के लिए कैसे अप्रोच लेनी है हमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50 मीटर घर से नॉर्थ चला, यानी कि ऊपर की तरफ मैं दिखाऊंगा कुछ इस तरह से। ये आपका सपोज करिए यहाँ पर घर पे था, ए पॉइंट मान लेता हूँ, और यहाँ पर बी पर पहुंच गया कितना मीटर, 50 मीटर। ठीक है। अब बोल रहा है कि देन टर्न्स टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट ईस्ट की ओर वो 40 मीटर जा रहा है। ठीक है। तो ईस्ट की ओर लेकर चल जाते हैं 40 मीटर। ये आपका 40 मीटर किधर चल गया, ईस्ट की ओर। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ सी। उसके बाद रीचेज टू हिज ऑफिस आफ्टर 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे की तरफ है, तो साउथ नीचे की तरफ 20 मीटर हम चला देते हैं। लीजिए, ये डी तक पहुंच गया और ये कितना चला, 20 मीटर चला। क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, तो सारी चीज़ें ऐड ही करेंगे, यानी 50 प्लस 40 प्लस 20, यानी कि 110 मीटर। ये आपका डिस्टेंस रहा। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट आपका देखिए ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा आपका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये डिस्टेंस होगी। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम मिला देंगे। तो अगर ऊपर वाला 40 है तो ये भी आपका क्या होगा 40, ये 20 है तो ये भी आपका क्या होगा 20 मीटर। तो ये कितना बच गया 30 मीटर। तो ये 40 ये 30, सॉल्व कर लेते हैं। तो अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया क्या, 50 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the distance and displacement of an object if that object moves on a circular track of radius r when it covers 1 by 4 turns, 1 by 2 turns, 3 by 4 turns, 1 turns, n turns and theta angle। ठीक है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम सर्कुलर मोशन के कई सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन के। ठीक है ना? ये सर्कुलर मोशन वो वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम लोग कभी भी सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है तो उसका रेशियो पूछ देता है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को एक ही में हम क्या किया हूँ, मर्ज कर दिया हूँ। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम एक सर्कुलर पाथ ही बना लेते हैं। यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ एक अच्छा सा बनाते हैं, देखिए। तो ये आपका एक सर्कुलर पाथ हो गया। इसकी रेडियस में दिखा लेता हूँ, ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है ना? कलर चेंज करके मैं इसको 4 पार्ट में बांट भी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी इसको मिला देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ए से स्टार्ट किया वो, ए से स्टार्ट किया वो, इधर जा रहा है बी तक, सी तक, डी तक। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 1/4 टर्न। पहला क्या है, 1/4 टर्न। ठीक है ना? तो 1/4 टर्न का मतलब ये है कि ए से गया होगा बी तक। कहाँ गया होगा, ए से बी तक गया होगा। तो जब ए से बी तक जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस पहले निकालते हैं।
अगर पूरा चक्कर चलता तो वो 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे चल रहा है, सरकमफ्रेंस पे चल रहा है तो ये 2 पाई आर पूरा होता, लेकिन चल रहा है उसका 1/4 ही, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कितना आ गया πr/2। पाई की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ पर रेडियस ओडियस तो कुछ दिया नहीं, तो हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। πr/2 आपका क्या आ गया, πr/2 आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, जो कि आपका यही आएगा, ये जो हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो ये आपका आर है और ये भी आपका आर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट 2 को तो रहने देते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर, यानी अंडर रूट 2r। आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हाफ टर्न के लिए, तो 1/2 टर्न के लिए, ठीक ना। तो 1/2 टर्न में कितना डिस्टेंस चलेगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। पूरा चक्कर चलता है तो 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। आधा चल रहा है तो आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा πr, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। यही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, देखिए आधा चक्कर में ए से कहाँ तक चलेगा, वो बी तक चलेगा, तो वो होगा क्या, डायमीटर के बराबर। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर के ही तो बराबर है, तो 2r आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। 2r आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आधे टर्न में, ठीक ना। आइए नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं, थर्ड वाला जो है 3/4 टर्न। तो थर्ड जो है 3/4 टर्न के लिए, ठीक ना। तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, अगर पूरा चक्कर चलता है तो 2 पाई आर, लेकिन चल रहा है 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो गया ना। कितना आ गया, 3 πr/2, 3 πr/2, ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी हमें चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट फिगर पे आते हैं। ए से डी तक चलेगा तभी तो 3/4, 1 2 3, 3/4 यहाँ तक आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, यानी कि सेकंड केस के जैसा ही हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट केस के जैसा ही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। यानी डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2r के बराबर, ठीक। फोर्थ केस देखिए, फोर्थ केस आपका कह रहा है 1 टर्न, 1 टर्न, 1 टर्न, तो अभी तक ले जो डिस्टेंस निकाल रहे थे वो 1 टर्न का ही तो था, 2 πr। अगर पूरा चक्कर चलता तो 2 πr होता, डिस्टेंस नहीं हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जब पूरा चक्कर चल रहा है, मतलब जहाँ से चला वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये काफ़ी आसान रहा। एन टर्न की बात करते हैं, यहाँ पर जो एन टर्न है, पहले तो ये समझिए कि एन है क्या, एन की जो वैल्यू है 1 2 3, यानी कि होल नंबर में ही आपकी होगी। होल नंबर में मतलब वो भी 0 नहीं होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, काउंटिंग नंबर में होगी। तो डिस्टेंस कितना होगा, एक टर्न चलता तो 2 πr, एन टर्न चल रहा है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना, अगर मैं एक टर्न की बात करूं तो जहां से चलेगा वहीं पर आएगा, 2 टर्न जहां से चलेगा वहीं पर आएगा, तो अगर एन टर्न भी चल रहा है तो जहां से चलेगा वहीं पर आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, ठीक ना। थीटा एंगल कवर करने के, मैं इसको अब अलग पेज पे बता देता हूँ थीटा एंगल का, ठीक। आइए, तो थीटा एंगल का जो केस है, थीटा एंगल का जो केस है उसको हम अलग से देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहले तो हम एक पाथ बना लेते हैं, सर्कुलर पाथ यहाँ पर दोबारा से दिखा लेते हैं, और यहाँ से दिखा लेते हैं कि ये थीटा एंगल कवर करके, थीटा एंगल कवर करके कुछ चला, ठीक है। सोचिए, अगर 360 डिग्री पूरा चलेगा तो एक टर्न कंप्लीट होगा, और अगर एक टर्न कंप्लीट होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 πr। तो अगर 1 डिग्री अगर चलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 πr/360, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर थीटा डिग्री अगर चलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 πr, और ये थीटा/360। मैं 360 एंगल को अलग ले लिया हूँ, ठीक है ना, थीटा का मल्टीप्लाई किया हूँ तो थीटा/360 हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर थीटा जो है किस में होगा, डिग्री में होगा, किस में होगा, डिग्री में। अगर यही थीटा रेडियन में हो जाए तो, अगर यही थीटा जब रेडियन में होगा तो 2 πr को रहने दीजिए, थीटा को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 360 आपको दिखा दे रहा है, थीटा रेडियन में रहने दीजिए, 360 जो दिखाई दे रहा है उसको हम कर देंगे 2 π, ठीक है ना। 2 π रेडियन इक्वल टू होता है 360 डिग्री। तो ये 2 π से 2 π क्या होगा, कैंसिल, तो क्या आ गया आपका r इंटू थीटा, r इंटू थीटा। ये क्या आया है, डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस, और ये भी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। लेकिन थीटा डिग्री कवर कर रहा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो थीटा रेडियन कवर कर रहा है। आई बात समझ में। तो ये तो आपका रहा डिस्टेंस,
डिस्प्लेसमेंट को हम देख लेते हैं। आइए, अगर डिस्प्लेसमेंट की रही बात तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैं फिर से यहाँ पर बना लेता हूँ एक सर्कुलर पाथ, और यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक चला, थीटा एंगल चला, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये होगा कि पहले भी रेडियस आर थी, अभी भी रेडियस आर है। तो अगर मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर लिखूँ तो वेक्टर आर होगा, और यहाँ से भी वेक्टर आर ही जा रहा है, वेक्टर आर। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, दोनों का अगर डिफरेंस निकाल रहा हूँ, वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिफरेंस के लिए वेक्टर, जो वेक्टर फार्मूला है वो क्या लगता है, अगर मैं सपोज करिए वेक्टर आर डेल्टा आर लिख रहा हूँ, जो कि पोजीशन वेक्टर में चेंज है, जो कि डिस्प्लेसमेंट देगा, तो कैसे निकालेंगे, आर टू माइनस आर वन, यानी कि आर वन जो पोजीशन वेक्टर है माइनस आर वन, सॉरी आर टू पोजिशन वेक्टर में से हम आर वन पोजिशन वेक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, दो सब्ट्रैक्शन का जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फार्मूला जो हमारे पास निकल कर आता है वो क्या आता है, आर इक्वल टू, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, अंडर रूट आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा। अब आर वन आर टू किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस टू आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा टू आर का स्क्वायर, यहाँ पर भी टू आर का स्क्वायर, कॉस थीटा को रहने देते हैं। ठीक, कॉस थीटा को रहने देते हैं। अब बताइए, यहाँ से टू आर का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो टू का तो रूट होगा अंडर रूट टू, और आर स्क्वायर का आर, ये बाहर चला आएगा, बचेगा क्या, यहाँ से वन और यहाँ से माइनस कॉस थीटा। अब वन माइनस कॉस थीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम आपको वेक्टर वाले चैप्टर में इसको सॉल्व करके दिखा दिया हूँ कि ये बराबर होता है किसके, साइन थीटा बाई टू के। अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई टू, लेकिन यहाँ पर एक और अंडर रूट टू भी लग जाता है। ठीक ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आर साइन थीटा बाई टू आ जाएगा। ये आपका रहेगा डिस्प्लेसमेंट, और आप इसको चाहें तो डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं, जो आपका काम करेगा थीटा एंगल पर। थीटा एंगल के बाद हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आई बस समझ में। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको बता देते हैं, ये बता भी देते हैं। कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों साइड का एंगल का हाफ लेते हैं, इस माइनस वाले को उधर लाते हैं और कॉस उसको उधर कर लेते हैं, तो देखिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये कॉस थीटा उधर बच के जाता है, टू से टू कैंसिल ना, तो वन माइनस कॉस थीटा उधर चला जाता है। अब वन माइनस कॉस थीटा, ये जो स्क्वायर आपको दिखा रहा है, टू साइन थीटा बाई टू छोड़े रहिए, जो साइन स्क्वायर है इधर लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा। तो अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हमने रख दिया, टू साइन थीटा बाई टू। अच्छा, एक मिनट, और यहाँ पर स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट टू को हमें करना पड़ेगा, ठीक ना, तभी दोनों का होल स्क्वायर होगा। तो अंडर रूट टू साइन थीटा बाई टू हमने इधर लाया, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, और अलग अलग टर्न में हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों निकाल लिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 in 40 seconds. 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? ठीक, आइए सर्कुलर पाथ यहाँ पर भी हम बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरली हमको समझ में आएगा कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट किया बॉडी चलना, ठीक ना, और कितना 200 मीटर इसकी रेडियस है, 200 मीटर ले लेते हैं। वन राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में, यानी कि वन राउंड जो है, वन राउंड के लिए उसको लग रहे हैं कितने, 40 सेकंड, और 2 मिनट 20 सेकंड तक ये चल रहा है, यानी कि 40 सेकंड में, इतना समझिए 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर पा रहा है। तो 1 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा, 1/40 राउंड, यूनिटरी मेथड करते हैं इसको। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब ये, 2 मिनट का मतलब कि 120 सेकंड ये, और ये 20, यानी कितना हो जाएगा 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना चलेगा राउंड, तो 1/40 इंटू 140, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर कट करेंगे तो 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, यानी 7/2 राउंड ये चलेगा। ठीक है ना, अब क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो आराम से निकल जाएगा, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता ही दिया हूँ कि अगर एक कंप्लीट राउंड चल रहा है तो 2πr, अब 7/2 राउंड चल रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं आप। आर की वैल्यू कितना दिया है, 200 मीटर डायमीटर है तो आर हो जाएगा 100 मीटर, और इंटू में आपका हो जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 2200 मीटर क्या आया आपका डिस्टेंस आया। डिस्प्लेसमेंट की बात करें
तो डिस्प्लेसमेंट देखिए 7/2 राउंड है, 7/2 राउंड का मतलब होता है 3.5 राउंड, ठीक ना, 3.5 राउंड, यानी कि एक तो 3 राउंड कंप्लीट है और हाफ राउंड ये रहा। 3 राउंड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0, क्योंकि जहाँ से चला वहीं पर आ गया। आधा राउंड में ए से डायमीटर के अक्रॉस बी तक ही पहुँच पाएगा, यानी कि 2r इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और 2r है क्या, 200 मीटर, तो 200 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स टुवर्ड्स हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज। ठीक है, इसको आप रोक के खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि एक व्हील है जो 1 मीटर रेडियस का है और आधा चक्कर ही चल रही है रेडियस, ठीक है ना। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक व्हील, ठीक है ना, जिसकी रेडियस है 1 मीटर, तो 1 मीटर में रेडियस दिखा भी देता हूँ, ये 1 मीटर इसकी रेडियस है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी होगा नहीं। अब ये चल रहा है आधा चक्कर, ठीक है ना, आधा चक्कर चल रहा है ये, आधा चक्कर मान लीजिए इतना चला होगा कुछ पाई आर, आधा चक्कर का मतलब कितना, पाई आर, और यहाँ से चल करके कुछ ऐसा इतना ही, ठीक ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। आधा चक्कर चल करके कुछ यहाँ तक पहुँचा होगा, ये यहाँ तक, ये देखिए, ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये पॉइंट बी मान लेता हूँ। जब आधा चक्कर चला होगा तो ऊपर पॉइंट ए हो जाएगा और नीचे पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझिए बात को, अगर ये व्हील है, ए नीचे है बी ऊपर है, आधा चक्कर चलने के बाद ए ऊपर हो जाएगा बी नीचे हो जाएगा। आधा चक्कर चलेगा तो ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो पाई आर हो जाएगी, और ये ए ऊपर गया बी नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालना चाहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा ये या तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा या तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और दोनों एक ही होगा। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यह हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा वो कितना आएगा, पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ये आपका आया डिस्प्लेसमेंट। तो पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए, सॉरी पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, और यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, और ये रहा आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर अगर रूट से आप बाहर लेंगे तो आर बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा, पाई का स्क्वायर और ये प्लस 4, ये मीटर आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अ मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन एज, ठीक है ना। 3 इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन तो ये फाइनल, ये इनिशियल तो ये फाइनल, ये इनिशियल तो ये फाइनल। विच पेयर गिव द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपका है 7 मीटर पे, माइनस इनिशियल कितना है, -8 मीटर पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 15 मीटर, जो कि नेगेटिव नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन होगा नहीं। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट इसका देखिए, फाइनल है आपका -3 मीटर और इनिशियल है 7 मीटर, तो -3 और -7 -10 मीटर, यानी कि ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। थर्ड वाला देख लीजिए, फाइनल है आपका 3 मीटर और इनिशियल है आपका -7 मीटर, तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक ना। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर, जो कि पॉजिटिव है, यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा पेयर आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, सेकेंड वाला पेयर आपका क्या दे रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A particle starts from the origin, goes along x-axis to the point 20 meter, 0 and then returns along the same line to the point -20, 0। समझिए, मैं एक ओरिजिन बना लेता हूँ यहाँ पर, पहले तो एक लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ ओरिजिन, ठीक है ना, यहाँ से ओरिजिन बना लेता हूँ, ये 0, है, ये चल रहा है कितना 20 मीटर, 0 तक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, और रिटर्न करते समय दोबारा कहाँ तक आया, -20 मीटर, 0 तक आया, यहाँ से इधर चला और दोबारा से रिटर्न होकर यहाँ तक आ गया। डिस्प्लेसमेंट बताना है और डिस्टेंस बताना है। ओरिजिन से चला ना, तो ओरिजिन से ये कितना चला होगा 20 मीटर, फिर आया भी कितना होगा 20 मीटर, और ये भी कितना 20 मीटर, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 20 मीटर गया, 20 मीटर आया, फिर 20 मीटर इधर नेगेटिव एक्सिस में, यानी कि डिस्टेंस आपका हो जाएगा 60 मीटर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट में 20 में इधर गया, तो अगर मैं इधर की डायरेक्शन को लूँगा पॉजिटिव, तो यहाँ से इधर की चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं, तो पॉजिटिव में 20 गया, फिर आया तो -20, और फिर ये उसी डायरेक्शन में इस -20 वाले यानी अपोजिट डायरेक्शन में फिर 20 गया, तो यानी कि -20, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, -20 मीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई एक्स टी इक्वल टू 2t के पावर क्यूब इन मीटर्स। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपके स्पीड और वेलोसिटी पर बेस्ड होगा। ये भी स्पीड और वेलोसिटी पे तो काम करते हैं। पहले अब हम स्पीड और वेलोसिटी पहले पढ़ ही लेते हैं, ठीक ना। आइए तो समझते हैं अगला टॉपिक, जिसको कहते हैं स्पीड, और स्पीड से ही मिलता जुलता एक और पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका होगा वेलोसिटी। यानी यहाँ पर हम लोग स्पीड लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड क्या होती है? तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक ना। यानी कि यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाएगा, यूनिट टाइम में अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड कर लूँ तो 1 सेकेंड को यूनिट टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट टाइम, या यूनिट सेकेंड भी कहते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे, ठीक ना। या द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल, द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। द टाइम रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in any डायरेक्शन। इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन होती नहीं है, किधर भी चलिए आपका क्या होगा? स्पीड पॉजिटिव ही लिया जाएगा, ठीक ना। इट्स कॉल्ड स्पीड, इट्स कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब जिस तरह से आपकी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी, यह भी आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह से डिस्टेंस आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती थी, यह भी कांट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक ना। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक ना। अच्छा, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है? जिस तरह से ये रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, उसी तरह से यहाँ पर द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। यानी इसका फार्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का, ठीक ना। किसका फार्मूला है? वेलोसिटी का। यानी वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है तो आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, ठीक है। स्पीड के बारे में जब हमने बात किया तो पहले अब हम स्पीड की ही बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अगले पेज पर किसकी? वेलोसिटी की। तो पहले स्पीड को हम देखते हैं। स्पीड आपका दो टाइप्स में बांट दिया गया है। पहली जो स्पीड है उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। यहाँ पर हम पहले एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड कुछ और नहीं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस, और नीचे आपका हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन जो है वो आपका हो जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम एवरेज स्पीड के कुछ केसेस लाए हैं। एक एक केस को हम ध्यान से समझेंगे, एक एक केसेस को हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। केसेस, पहला केस देखिए। पहला केस हम बना लेते हैं, एक पाथ बना लेते हैं जिसमें S1 डिस्टेंस, S2 डिस्टेंस, S3 डिस्टेंस। ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है, ये S3 है। ये चल रहा है T1 टाइम में, ये चल रहा है T2 टाइम में, ये चल रहा है T3 टाइम में। तो ये तो सिंपल सा केस रहा जिसमें हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, जिसको मैं भी एवरेज ही लिख रहा हूँ, AVG एवरेज अभी स्पीड के लिए मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक ना। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 हो गया ये एवरेज स्पीड, ठीक ना। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो फिर आइए देखिए, एक हम पाथ बना लेते हैं और यहाँ पर S1, S2
S3, ठीक है। लेकिन इस बार ये V1 स्पीड से चल रहा था इतनी डिस्टेंस V2 से, और इतनी डिस्टेंस V3 स्पीड से चल रहा था। और हमें निकालना है क्या, एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, यानी V एवरेज। अब एवरेज स्पीड का तो फार्मूला हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस तो है S1 प्लस S2 प्लस S3, डिस्टेंस तो है S1 S2 S3, हमने तीनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन टाइम निकाला जा सकता है। कैसे टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। डिस्टेंस कितना है S1 और उसकी स्पीड कितनी है V1, डिस्टेंस कितना है S2 और उसकी स्पीड कितनी है V2, डिस्टेंस कितना है S3 और उतने में स्पीड कितनी है V3, ठीक ना। तो डिस्टेंस S3 अपॉन V3 हमने कर लिया। ये आपका आ जाएगा एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। इसी दूसरे वाले केस को हम आगे बढ़ाते हुए तीसरा केस लेकर बनाते हैं। आइए, इसी तीसरे केस में अगर S1 S2 और S3 तीनों बराबर होगा, और मान लेते हैं हम S के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, S के बराबर हो जाए। यहीं पर देखिए, इसी पर। तो V एवरेज जो आपका निकल कर आएगा, V एवरेज ऊपर तीनों का सम था, यानी कि S प्लस S यानी 3S हो जाएगा। और S डिस्टेंस इस बार चलेगा V1 से, S डिस्टेंस चलेगा इस बार V2 से, और S डिस्टेंस चलेगा इस बार V3 से। तो ऊपर तो आ गया 3S, नीचे S कॉमन ले लेंगे, यहाँ से इन सब में से S कॉमन ले लेंगे तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3 बचेगा। S से S आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर 3 रहने दीजिए, और यहाँ से V1 V2 V3 का एलसीएम लीजिए, तो V1 V2 V3 तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। V1 से डिवाइड करेंगे तो V1 से V1 कैंसिल, बच गया V2 इंटू V3, तो यहाँ पर V2 इंटू V3 रख देंगे। प्लस V2 से डिवाइड करेंगे तो V2 से V2 कैंसिल, V1 V3 आपका आ जाएगा V1 इंटू V3। V3 से डिवाइड करेंगे तो आपका बच गया V1 V2, तो V1 V2 ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जाएगा ऊपर, यहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 3V1 V2 V3 अपॉन V1 V2 एक साथ, V2 V3 एक साथ, और V1 प्लस V3, ठीक ना। तीनों प्लस में थे, पॉजिटिव में यानी ऐड किए गए थे, तो हमको इधर उधर लिख लिए हैं, ठीक ना, कहीं भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया तीसरा केस। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, जेईई मेंस के 2023 में, यानी कि मेंस 23 में ये पूछा गया था, ठीक ना। ये जो आपका है, ये 23 में पूछा गया था आपका, ठीक ना। आइए, ये तो 3 के लिए था ना, ये 3 डिस्टेंसेस, 3 इक्वल डिस्टेंसेस, 3 अलग अलग स्पीड से, सेम स्पीड से, अलग अलग स्पीड से चल रहा था, तो ये था। अब हम लेंगे 2 स्पीड, यानी कि 2 डिस्टेंसेस। यहाँ पर मान लेते हैं कि यह है S और फिर है S, सेम डिस्टेंस। ये चल रहा है V1 से और ये चल रहा है V2 से, ठीक ना। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से V एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस S प्लस S अपॉन टोटल टाइम, तो S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। 2 का ज़्यादा फेमस है, क्यों, क्योंकि 2 के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना। S कितना हो जाएगा, 2S, नीचे से S कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। S से S क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 को रहने दीजिए, V1 V2 का एलसीएम लेंगे तो V1 V2, V1 से डिवाइड करेंगे तो V1 कैंसिल, V2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो V2, V2 से V2 कैंसिल, तो V1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो V1 आएगा। यानी ये आपका आने वाला है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक ना। यानी कि 2 अलग अलग स्पीड से सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी इतनी, ठीक है। और ये आपका 1-2 बार नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 6 बार ये आपका पूछा गया है, 6 टाइम्स पूछा गया है नीट में, ठीक है। 2 बार पूछा गया है आपके जेईई में। यह जो रिलेशन है, ये 6 बार आपका नीट में पूछा गया है, और 2 बार आपका किस में पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है। आइए अगला केस देखते हैं। अगला जो केस है, केस 5 जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसमें देखिए फिर से हम एक पाथ बना लेते हैं, और ये V1 से चल रहा है T1 टाइम तक, V2 से चल रहा है T2 टाइम तक, और V3 से चल रहा है T3 टाइम तक। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन डिस्टेंस निकाली जा सकती है। कैसे, वेलोसिटी इंटू टाइम करके। तो वेलोसिटी इंटू टाइम पहली डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम दूसरी डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम तीसरी डिस्टेंस, और नीचे टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, केस 5, जिसमें एवरेज स्पीड इस तरह से निकाल सकते हैं।
आइए केस 6 भी ले लेते हैं, ठीक है। केस 6 में भी हम एक पाथ बना लेते हैं, या पाथ क्या है, यहीं से ऊपर से बना लेते हैं। देखिए आइए, यहीं पर अगर मैं T1 और T2 T3 को सेम ले लूँ, ठीक है ना, ये T1 T2 टाइम, ये जो टाइम इंटरवल है इसको मैं सेम ले लूँ और किसके बराबर ले लेता हूँ, टी के, किसके, टी के बराबर ले लेता हूँ, लेट, ये लेट लिखा हूँ, ठीक है ना, LET। तो V एवरेज जो होगा वो कितना होगा, V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, V3 इंटू टी, और नीचे क्या होगा, T प्लस टी यानी 3T। ऊपर से T कॉमन ले लीजिए तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और नीचे आपका हो जाएगा 3T। तो T से T आपका हो गया कैंसिल। क्या आंसर आया आपका, V1 V2 V3 अपॉन 3, ठीक है। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड के 6 केसेस, ठीक ना। अगला जो टॉपिक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, आई उसको भी हम बता ही देते हैं, ताकि अगला आगे हम जो वेलोसिटी से करेंगे, अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है बहुत बड़ा ये लेक्चर हो जाएगा अभी तक। तो अगला जो टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक ना। ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होती है उसको क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सपोज करिए एक आदमी जो है, ए मान लेता हूँ, ये बाइक से निकला, आप यहाँ पर थे, ठीक है ना, पीछे उसकी स्पीड कितनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से जब वो गुजरा तो वो 50 मीटर पर सेकंड से गुजरा। तो यहाँ पर आप जहाँ पर थे उस पॉइंट पर जो उसकी स्पीड थी, इसको ही हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। हो सकता है उसके पहले 0 पर रहा हो सकता है आगे जाके 100 पे हो जाए, ठीक ना। तो हमें नहीं इधर की बात करनी, नहीं इधर की बात करनी है, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर कितनी उसकी स्पीड थी, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक ना। फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला तो वही होगा, बस यहाँ पर लिमिट लग जाएगी, टाइम एक्सटेंड टू 0, यानी टाइम इतना छोटा है कि वो 0 के अप्रॉक्सीमेट बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, ठीक ना, लेकिन 0 नहीं है, लेकिन इतना छोटा है कि उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0 कह सकते हैं, लेकिन 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर नीचे का टाइम अगर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक ना। इसी को हम कहते हैं ds/dt। ये आपकी हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं क्वेश्चंस तो बहुत सारे लाया हूँ स्पीड पर ही, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा होने की वजह से हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।